एक लड़का किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और तभी अचानक से जब उसका एक दोस्त ये देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास है तो उससे कहने लगता है कि भाई देख, इस तरह से उदास रहने से कोई काम नहीं चलेगा। तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अब वो पहले तो मना करता है, लेकिन वो दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खास था और उसके बाद वो उसे लेकर वीकेंड पर घुमाने के लिए एक ऐसे प्लेस पर ले जाता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग इधर उधर से आया करते हैं और वहीं पर वह भी उसे लेकर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों दोस्त वहां पर पहुंचते हैं तो तभी ये जो लड़का होता है इसकी नज़र एक चेयर पर बैठी हुई बुजुर्ग महिला पर पड़ती है और जैसे वो उसे देखता है तो एकदम से इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जाकर कहता है कि माँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब इस बात को सुनकर उसका जो दोस्त होता है वो हैरान होता है, क्योंकि इस लड़के की माँ तो इसके साथ रहा करती है, फिर ये किसी और महिला से माँ क्यों कह रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह उस महिला से बात करता है और बातचीत करने के बाद एक ऐसी कहानी इस लड़के के सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिवाइन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है सुमित। सुमित के घर पर उसके माता पिता हैं और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता कमाया करते हैं और माँ जो है वो अपने बच्चे की देखरेख किया करती है, घर को संभाला करती है। माँ का नाम ममता होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे सुमित जो होता है वो लगभग 12 साल का होता है तो उसी दौरान अचानक से एक दिन उसके जो पिता हैं वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं एक हादसे में, और उसके बाद घर पर केवल माँ बेटे रह गए थे। अब यहाँ पर बेटे के लिए सपने सजोए गए थे कि उसे अच्छी से अच्छी पढ़ाई देंगे और वह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में जरूर होना चाहिए ताकि उसको हमारी तरह मजदूरी और गरीबी का सामना ना करना पड़े। अब इस बात को सोचकर यहाँ पर जो माँ होती है वह परिवार की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाती है और कहती है कि बेटा, मैं मजदूरी करूंगी लेकिन तू अच्छे से पढ़ना और पढ़ लिख कर जरूर से काबिल अफसर बनना। अब इस बात को सुनकर जो बेटा सुमित होता है वह भी अपनी माँ की हाँ में मिलाता है और कहता है कि ठीक है माँ, मैं ज़रूर से एक काबिल अफसर बनूंगा। ऐसा कहकर वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है और धीरे धीरे जब उसकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अब उसे गवर्नमेंट जॉब लगनी थी तो इसके बाद वह कहने लगता है अपनी माँ से कि माँ देखो, यहाँ पर तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्यों ना मैं दिल्ली चला जाऊँ, मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं वहाँ पर। अब इस बात को सुनकर जो माँ है वो कहती है कि खर्चा कितना आएगा बेटा। तो वो कहने लगता है कि माँ यही महीने का 4-5 हज़ार रुपये में काम चल जाएगा और इतने पैसे तो चाहिए होंगे। उसके बाद जो माँ होती है वो कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं खुद से मेहनत करके तुम्हें वहाँ पर भेजूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने पास से लगभग 7-8 हज़ार रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दी है और कहती है कि ये ले बेटा, इन पैसों को ले जा और कामयाब होकर लौटना। ऐसा कहकर माँ उसे भेज देती है। बेटा जब जाता है तो आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वह अपनी माँ को बहुत दिलो जान से चाहा करता था। और उसके बाद जो माँ ममता होती है वह उसे भेज देती है। सुमित जो होता अपने दोस्तों के साथ यात्रा करता है और यात्रा करने के बाद वह दिल्ली तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उसे कोई किराए की जगह ऐसी नहीं मिलती है जहां पर वो रह सके। अब वह अपने एक और दोस्त के पास फ़ोन करते हैं जो कि पहले से दिल्ली में रह रहा था, और उससे जब फ़ोन करते हैं तो वो कहता है कि भाई ऐसा है, अभी अर्जेंट में तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ऐसा करो यहाँ मेरे कमरे पर आ जाओ और जब तुम मेरे कमरे पर आ जाओगे आज रात यहीं पर रुक लेना और कल हम चलेंगे एक साथ ही ढूंढने के लिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है सुमित वह तैयार हो जाता है और अपने उस दोस्त जिसका नाम पंकज होता है उसके कमरे पर वो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं। यानी कि एक दोस्त ये जिसके साथ वो गया है, एक दोस्त वो जो कि वहाँ पर रहा करता है। अब ये 3 जन हो जाते हैं और एक कमरे में 3 जन रहने लगते हैं, यानी कि उस रात तो रुक ही जाते हैं। लेकिन मालिक को जब ये पता चलता है कि एक कमरे में 3 लड़के हैं तो वह मना कर देता है, कहता है कि देखो एक के लिए कमरा दिया है तो एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा रहेंगे तो और चार्ज लगेगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पंकज होता है वो कहता है कि देख भाई, पढ़ाई लिखाई करनी है और अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो हमें अकेले अकेले रहना होगा, वरना पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी। जो सुमित होता है उसका भी यही मानना था और जो तीसरा दोस्त होता है अमित, उसका भी यही मानना था। अब सुमित, अमित और पंकज तीनों के तीनों अगले दिन सुबह सुबह उस लड़के सुमित के लिए कमरा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमित होता उसका तो कमरा था लेकिन उस कमरे को अगले दिन उसे मिलना था, तो इसीलिए वो एक दिन का स्टे देख रहा था, सोच रहा था कि अपने दोस्त के साथ रुक लूंगा, लेकिन पंकज के साथ वो रुक लिया। अब उसके लिए स्पेशल वो कमरा ढूंढते हैं, कई जगह पर जाकर बात करते हैं लेकिन कहीं पर भी उन्हें कोई ऐसा कमरा नहीं मिलता है। और उसके बाद
जो अमित होता है वह कहने लगता है इसे तेरे साथ ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो सुमित है उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इसके साथ रहा तो हो सकता है मेरी पढ़ाई लिखाई पर फर्क पड़े। और तभी जब वह इधर उधर नजर दौड़ाया था तो उसी दौरान अचानक से उसकी नज़र एक पंपलेट पर पड़ती है, यानी कि पर्चे वगैरह लगे रहते हैं ना। दिल्ली के अंदर एक पंपलेट लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि पीजी 6,000 रुपये में। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो लड़का होता है सुमित वो कहने लगता है कि देखो ये रहा ना 6,000 रुपये में, चलो यहाँ पर जाकर बात करते कुछ पैसे कम करवा लेंगे। लेकिन 6,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा थे और इसीलिए वो जो लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं देख ले भाई पैसे तो ज़्यादा हैं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर बात करूँगा और मेरी बातों को सुनकर शायद वो कम कर देंगे। ऐसा सोचकर यहाँ से तीनों के तीनों दोस्त वहाँ से उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं जिस एड्रेस का ये पर्चा लगा हुआ था। और वहाँ पर जाने के बाद जो दोस्त पंकज होता है वह डोरबेल बजा देते हैं। अब जैसे डोरबेल बजती है तो अंदर से एक 40 साल की विधवा महिला निकलती है और आते पूछती है कि हाँ भाई बताओ किस लिए दरवाज़ा खटखटाया है। तो यहाँ पर जो लड़का सुमित होता है वो कहने लगता है कि हमने आपका पंपलेट देखा था, आपके यहाँ पर क्या मैं किराए पर रह सकता हूँ पीजी में। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि रह तो लेना लेकिन किराया 6,000 रुपये है, आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा और खाने पीने के लिए भी आपको कोई पैसा अलग से नहीं देना होगा। अब इस बात को सुनकर जो सुमित होता है वो कहता है कि आपकी बात तो ठीक है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। माँ जी आप ऐसा करो कुछ ना कुछ पैसों में मुझे थोड़ी सी राहत दे दो और आप भी मेरी माँ की तरह ही हो। वह पूछने लगती है कि कैसे, तो वो कहने लगता है अपनी कहानी बताता है, कहता है कि इस तरह से मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया है और उनका सपना है कि मैं एक सरकारी हॉस्पिटल ऑफिसर बन जाऊं ताकि मैं अपने माँ को अच्छी तरह से रख सकूं और मेरा भी यही सपना है। अगर आप मुझे कम पैसों में रूम दे दोगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, भले ही मैं आपका थोड़ा बहुत काम कर दिया करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो महिला होती है उसे भी उस पर तरस आ जाता है क्योंकि उसने जब कहा था ना उसकी माँ भी विधवा है और उसके पिता नहीं है, तो इसीलिए वह उस पर तरस खाती और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जो तुम्हारा मन करे वो तुम मुझे दे देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका एक कारण ये भी था दोस्तों कि जो विधवा महिला थी जिसका नाम नैना होता है उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रेखा होता है। और जो नैना थी वह अपने घर को ही पीजी में कन्वर्ट करके लोगों को यहाँ पर रखा करते और उन पैसों से अपने और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। अब जब ये बात वह लड़का देखता है कि उन्होंने पूरी राहत दे दी है और वह कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो कुछ तुम्हारा मन करे वो दे देना, तो वो कहता है कि नहीं माँ जी इतने नहीं, मैं आपको 4,000 रुपये महीने का दे सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर जो नैना होती है वो कहती है ठीक है 4,000 दे देना और आओ बेशक से जब तक तुम्हारा मन करे जब से रहने लगो। तो जो लड़का होता है सुमित वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ, अपने सामान को ले आता हूँ, मेरे दोस्त के कमरे पर है और ये लोग वहाँ पर रह लेंगे। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है, सामान को लाकर वहाँ पर सेटल कर लेता है और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है। लेकिन जो नैना होती है उसके दिमाग में उसकी बेटे की छवि छप चुकी थी और उसी वजह से वह उसके पास आया करती है और आकर उसे पूछा करती है कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर वह कहता है कि नहीं माँ जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई काम हो तो वो काम मुझे बता देना। तो वो कहती है नहीं बेटा तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और तूने जो धारण कर रखा है यानी कि जो सोच रखा है उसी को कंप्लीट कर। इस बात को सुनकर जो सुमित है वह भी बड़ा ही खुश होता है और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। समय के साथ साथ उसकी जो बेटी होती है रेखा जो कि बाहर पढ़ाई कर रही थी ग्रेजुएशन की, और जैसे वो यहाँ पर आती है तो उसी दिन यहाँ पर जो माँ होती है वह उसी लड़के के कमरे में बैठकर उससे बात कर रही थी उसके घर परिवार के बारे में और उसे खाना भी वो अपने हाथों से दिया करती थी। तो इसी वजह से जब बेटी आती है तो बेटी देखती है कि माँ घर के अंदर नहीं है तो वह माँ को आवाज़ लगाती है। तो माँ की आवाज़ उस कमरे से आती है जिस कमरे के अंदर सुमित बैठा हुआ था। उसके बाद बेटी वहाँ पर जाती है और कहने लगती है कि माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है बेटी मैं कुछ नहीं, इस लड़के का हालचाल जानने के लिए आई थी, ये हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे रह रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वह अपनी बेटी के साथ उठकर तो चली जाती है, लेकिन जब बेटी पूछती है कि माँ ऐसे देखो इन लोगों के इतने नज़दीक जाना ठीक नहीं है, कोई न जाने कैसा कांड करके भाग जाए, अच्छी बात नहीं है। तभी यहाँ पर जो माँ होती है उसे अपनी उस लड़के सुमित की पूरी कहानी बताती है। कहती है कि बेटा ऐसे ऐसे इसका पिता चला गया था, उसके बाद माँ ने मेहनत मजदूरी करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और तुझे तो पता है कि मैंने भी तुम्हें न जाने कैसे कैसे बड़ा किया है, तो मुझे इसका दुख पता होगा। लड़का बहुत सीधा है, बिल्कुल भी कोई भी ऐब इसके अंदर नहीं है और यह तो केवल पढ़ाई से मतलब रखा करता है। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़की रेखा होती है उसे भी इस लड़के के ऊपर तरस आने लगता है और वो कहती है कि माँ अगर ऐसी बात है ना, इसकी माँ पैसे दिया करती है तो तुम ऐसा करो इससे ये पैसे भी मत लो। तभी जो माँ होती है वो कहती है कि बेटी कर तो मैं यही रही थी कि जो तुम्हारा मन करे वो दे देना,
लेकिन इसने मना कर दिया, खुददार आदमी है। तभी यहाँ पर वह कहने लगती है कि इसने पढ़ाई लिखाई तो इस लेवल पे की होगी, क्या ये मुझे ट्यूशन दे सकता है? अगर ये मुझे ट्यूशन देगा तो उन पैसों को आप इसके उसमें काट देना, यानी कि थोड़ा सा कम पैसे होंगे, इसकी माँ को कम पैसा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर माँ को भी ये बात अच्छी लगती है और उसके बाद वो उससे बात करने लगती है। कहती है कि बेटा अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मेरी बेटी को कुछ देर के लिए पढ़ा सकते हो, क्योंकि उसके फलाने सब्जेक्ट कमज़ोर हैं। अब इस बात को सुनकर वह कहता है कि हाँ आंटी जी कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा माँ जी, आप भेज दीजिए। अब यहाँ पर जो माँ होती है वह अपनी बेटी को भेजने लगती है और जब 1 महीना उसे पढ़ाते हो जाता है तो वह उसे किराया लेने से मना कर देती है। कहती है कि देखो तुमने हमारी बेटी को पढ़ाया है और इस हिसाब से उसकी फीस भी तो होती है, या तो तुम हमसे फीस ले लो या फिर हमें किराया दे दो, एक ही बात है। अब इस बात को सुनकर जो सुमित है वो कहता है कि नहीं माँ जी ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मेरी बेटी कहाँ हमेशा के यहाँ पर रहने वाली है, थोड़े दिनों के लिए आई है और तब तक तुम उसे अच्छी तरह से अगर पढ़ा देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर जो सुमित है वो भी अपना किराया वापस रख लेता है और अपनी माँ को लगातार इन बातों को बताता रहता है। माँ कहती है कि बेटा बहुत अच्छे लोग हैं और उन लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद कर देना, कोई भी तुमसे हो सके तो, और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो रेखा होती है वह भी वापस चली जाती है और उसके बाद जो सुमित है वो पूरा किराया देने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मैडम होती है, जो नैना थी विधवा महिला, वह उसे अपना बेटा समझकर जो भी कोई सामान मंगाना होता तो उसके लिए फालतू पैसे दे दिया करती और जो बचा करते उनसे कह दिया करती तू अपने पास रख ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे उसे फाइनेंशियल मदद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मानसिक तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा मदद उसकी करती है, उसे सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है कि बेटा तुम कर सकते हो। और इसका नतीजा ये होता है कि जब उसके एग्ज़ाम आते हैं सरकारी नौकरी के तो उसी दौरान वह अच्छी तरह से पेपर देता है, लेकिन 1 नंबर से उसका एग्ज़ाम रह जाता है। अब जैसे उसका 1 नंबर से एग्जाम रहता है तो उसके बाद वह बड़ा ही दुखी होता है और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है वो कहने लगती है कि तुम तो अपनी माँ से वादा करके आए थे कि सरकारी नौकर बनकर ही लौटूंगा और इतनी जल्दी हिम्मत हार रहे हो। तो वो कहने लगता है कि माँ आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो मेरी माँ है ना वो दूसरों के घरों में काम किया करती है और मैं नहीं देख सकता। अब मैं जवान हो गया हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा काम करके अपनी माँ को रिलैक्स तो दे ही सकता हूँ। यहाँ पर नहीं नंबर आ रहा तो क्या करें, काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं, ना जाने किस प्रोसीजर में मेरा नाम बाहर निकल आए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महिला होती है नैना, वह परेशान तो होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वह कहती है कि पैसों की तो बात है। तो वो कहता है कि हाँ पैसों की बात है, माँ से मैं पैसे नहीं ले सकता। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है तो तुम ऐसा करो, यहाँ पर बिना वैसे ही रह सकते हो, कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें पैसे देने की, और तुम कामयाब हो जाओ। जब तुमने मुझसे माँ कहा है तो बेटे का फ़र्ज तो तुम्हें निभाना ही होगा। जब मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ तो तुम आज से फिर से यहाँ पर तैयारी करोगे और किसी न किसी सरकारी नौकरी की फिर से तैयारी करो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके और तुम्हारी माँ का और तुम्हारा सपना भी पूरा हो सके। इसके बाद 1-2 बार तो वह मना करता है, कहता है कि नहीं माँ जी मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो उसे अपनी कसम चढ़ा देती है और उसके बाद वह भी मान जाता है। लगभग 4 महीने तक लगातार वह जो महिला होती है उसे फ्री में अपने यहाँ पर रखती है, फ्री में खाना देती है और साथ में कुछ पैसे भी दिया करती है कोचिंग की फीस वगैरह के लिए, और जो भी उसे मटेरियल चाहिए होता पढ़ने लिखने के लिए उस सारे के वैसे के लिए। अब वहाँ पर जब उसे फीस देती है तो इसी दौरान जो लड़का होता है वो मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी है ना, कितनी मदद मेरी की है, मैं भी अगर कामयाब हो गया तो इनको कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसा करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई करता है और इस बार जैसे उसका एक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर उसकी नौकरी सरकारी लग चुकी थी। वह आरटीओ ऑफिस में लग गया था और जैसे ही वो आरटीओ ऑफिस में लगता है तो सबसे पहले तो ये खबर नैना को देता है, कहता है कि माँ जी मैं कामयाब हो गया हूँ। नैना भी बड़ी खुश होती है, पीजी में मिठाई बंटवाती है और इधर जैसे ही ये खबर अपनी माँ को देता है तो माँ भी बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है जब इसकी ज्वाइनिंग वगैरह की डेट नज़दीक आ जाती है तो यहाँ से अपना सारा सामान लेकर इनसे विदा लेता है और नैना से कहता है कि माँ जी आपने मेरी बहुत मदद की है, आपको जीवन में कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो एक बार मुझे फ़ोन कर देना और उसके बाद मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। यहाँ पर नैना कहती है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम हाजिर हो जाना और अपना काम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मिलते आते रहना। इस बात को कहकर वह उसे यहाँ से तो भेज देती है, लेकिन उसके बाद उस लड़के की जो नौकरी है वह गाजियाबाद में लग जाती है और वह अपनी नौकरी में ऐसा बिजी होता है कि उसको 3 साल हो जाते हैं और अभी तक नैना की याद उसे बिल्कुल भी नहीं आई है। इन 3 सालों के बीच में जब वह नौकरी लग जाता है तो उसकी शादी भी हो जाती है एक कल्पना नाम की लड़की से, लेकिन कल्पना जो होती है वो कैरेक्टर की खराब थी और इसी वजह से कुछ ही दिनों में उससे उसका तलाक भी हो जाता है। तलाक होने के बाद जो सुमित है अब वो वैसा की वैसा ही है, यानी कि शादी हुई या ना हुई वो बराबर ही है और इसके बाद वह अपने वहीं पर नौकरी करता रहता है, लेकिन उसे अब तक नैना की याद नहीं आई है। और तभी एक दिन वो एन के नाम
नाम से अपने मोबाइल फ़ोन में कोई नंबर ढूंढ रहा था और तभी अचानक से उसके सामने नैना का नंबर आ जाता है। अब जैसे ही नैना का नंबर उसके सामने आता है तो वह ऑफिस को चारों तरफ से देखता है और सोचता है कि ये ऑफिस इन्हीं की देर है। अगर ये उस दिन मुझे नहीं रोकती तो उसी दिन मैं आ जाता और शायद गाँव में आज अपनी माँ के साथ साथ ही मजदूरी करता रहता। ये बात सोचकर उसे बहुत ही जोर से उसकी याद आती है और उसके बाद वो उस नंबर पर फ़ोन मिला देता है। लेकिन जैसे वो फ़ोन मिलाता है तो उसके बाद वो जो नंबर होता है वो स्विच ऑफ आता है और उसके बाद कई दिन तक लगातार वो उस नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट उस नंबर पर नहीं हो पाता है। इसके बाद उसे लगता है कि वहीं पर जाना पड़ेगा और वहीं पर जाकर मिलकर आता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मिलने आते रहना, तो मिलने चला जाता हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है। ऐसा सोचकर जो लड़का सुमित होता है वह वहाँ से सीधा दिल्ली चला जाता है जहां पर पीजी में वो रहा था। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहां पर वो लोग नहीं रहा करते, यहां से तो वो काफ़ी दिन पहले जा चुके हैं। ये पीजी अब किसी और का है और उसने इसे खरीद लिया है। खरीदने के बाद अब वह खुद इसको चलाया करता है, उसने यहाँ पर वर्कर छोड़ रखे हैं। अब यह बात देखकर वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उनकी पता लगाने की भी कोशिश करता है कि वो लोग कहाँ गए। तो वो बताते हैं कि वो लोग तो न जाने कहाँ चले गए, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये पीजी अब उनका नहीं है। ऐसे कहकर वो लोग उसे वहाँ से भेज देते हैं और इसके बाद जो लड़का होता है वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि जिस महिला ने उसकी ज़िंदगी बना दी, उस महिला के बारे में अब उसे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ रहा करती है और क्या किया करती है। ऐसा सोचकर वह उदास तो रहता ही है, लेकिन तभी उसके ऑफिस में एक सतेंद्र नाम का लड़का होता है जो कि उसका काफ़ी खास मित्र था। और उसके बाद जब वो उसे उदास देखता तो पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ। तो यहाँ पर वह उसे बताता है कि यार ऐसे ऐसे बात है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रही हैं। अब इस बात को सुनकर वो कहता है कि भाई क्या करें, जब नहीं मिल रहे हैं तो इसमें तू उदास क्यों रहता है। तो वो कहता है कि बहुत एहसान है उनके मुझ पर। इसके बाद वह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा करके घूमने के लिए चल, उससे तेरा माइंड फ्रेश होगा और उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो लड़का होता है सुमित, वह पहले तो मना करता है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो जिद करता है, कहता है कि इस वीकेंड को हम घूमने के लिए जा रहे हैं और तू तैयार रहेगा। अब जैसे ही वीकेंड होता है तो उसी दौरान जो सुमित होता है उसके पास वो लड़का आ जाता है और कहता है कि चल भाई। वह बहाना भी लगाता है कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि अभी तक वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपनी माँ से भी इस बात का उसने जिक्र किया है। तो उसके बाद वह कहता है कि कोई बात नहीं चल। इसके बाद जब जिद करता है दोस्त तो उसके बाद दोस्त को जाना पड़ता है और दोनों दोस्त मिलकर एक जगह पर घूमने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उस लड़के का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और उसका दोस्त कहता है कि अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा, तू घूम इधर उधर, देख कितनी अच्छी जगह है, लोग जगह जगह पर बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। ये एक पार्क टाइप का था वहीं पर और उसके अंदर ही वो लोग गए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर जाकर वह इधर उधर देखने लगता है बुझे मन से, तभी अचानक से उसकी नज़र एक चेयर पर पड़ती है, जिस चेयर पर बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी और उसके साथ में उसकी बेटी बैठी हुई थी। यह और कोई नहीं वही नैना थी और साथ में उसकी बेटी रेखा थी। दोनों के कपड़े काफ़ी गरीबों वाले थे, हालांकि साफ थे, लेकिन देखने से लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर जो लड़का होता है एकदम से भागा दौड़ा उसके पास जाता है और जब ये भागता है तो इसके पीछे इसका दोस्त भी भागने लगता है और भागते हुए वह भी उनके पास पहुँच जाता है। सुमित जो होता है वह उनके पास जाकर कहने लगता है कि माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब जैसे वो अपने मुंह से माँ नाम का शब्द निकालता है तो यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है वह हैरान हो जाता है, देखने लगता है कि यार इसकी माँ तो घर पर है और ये इसे माँ क्यों कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो नैना होती है वह उसको गौर से देखती है और वह भी उसे पहचान जाती है। आखिरकार काफ़ी दिनों तक उसने अपने बेटा मानकर उसे घर के अंदर रखा था, तो वो कहने लगती है बेटा कैसा है तू। इसके बाद फिर से वो लड़का हैरान हो जाता है दोस्त, और वो कहने लगता है कि आखिर बात क्या है और माजरा क्या है। तो यहाँ पर जो सुमित है वो पहले की पूरी कहानी को इस लड़के को बता देता है और उसके बाद कहता है कि ये मेरी माँ है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि कहाँ चली गई। इन्होंने अगर आप पर कोई मुसीबत आई थी कपड़ों को देखकर जैसे लग रहा है, तो आपने मुझे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है कि बेटा हम तो भूल गए थे कि तुम भी कोई हो इस दुनिया में, और बस ऐसे ही कांटेक्ट नहीं किया, हमें लगा कि हमारी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि आखिर बात क्या हुई थी और आप उस जगह को छोड़कर क्यों आ गई, आपका गुजारा अच्छी तरह से तो हो रहा था। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है
कि बेटा क्या करें, जिंदगी ने मोड़ पर ही ऐसे लाकर खड़ा कर दिया कि वो जगह छोड़नी पड़ गई। वो पूछता कि कैसे, तो वह बताती है कि जब तुम वहाँ थे तो उसके बाद जब तुम वहाँ से चले जाते हो तो कुछ ही दिनों बाद मेरा जो देवर होता है यानी कि रेखा का जो चाचा था, उसकी नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर आ जाती है क्योंकि मेरा पीजी हमेशा भरा हुआ रहता था। तो उसके बाद वह एक दिन इसे खरीदने की बात करने के लिए आता है, लेकिन जब मैं इसे मना कर देती हूँ कि नहीं मैं नहीं दूंगी, तो उसके बाद लालच के वशीभूत होकर वह हमें परेशान करने लगता है और इतना परेशान करता है कि जिसके जरिए हमें ये पीजी छोड़ना पड़ता है। और तो और उसने अपनी सगी भतीजी के साथ भी गलत करने की कोशिश की थी, जब मुझे लगा कि अब इस बात से तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और बेटी के रिश्ते के लिए तो वांदे हो गए थे क्योंकि उसने चारों तरफ बदनाम कर दिया था कि लड़की अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैंने अंत के दर्जे उस पीजी को बेच रहे ठीक समझा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। यहाँ पर दोनों माँ बेटी एक कंपनी में काम किया करते हैं और अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैसे उन्होंने दिए थे उन पैसों से यहाँ पर एक छोटी सी झुग्गी खरीदने को मिली है और उसके अंदर ही रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। ऐसा कहते हुए नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी ये जो लड़का होता है वो उसे अपने गले से लगाता है। कहता है कि माँ जी कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप ऐसा करो, यहाँ से मेरे साथ चलो, जहां पर मैं रहता हूं वहीं पर आप रहना। और मेरी माँ भी मेरे साथ ही रहा करती है क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद में उसने अपने लिए घर ले लिया था और उस घर के अंदर अपनी माँ को भी रखा करता था। 3 साल ड्यूटी करते हुए हो गए थे और उस घर के अंदर जब वह नैना और उसकी बेटी रेखा को ले जाता है तो यहाँ पर मानो उसकी माँ उनका इंतजार कर रही हो और उसके बाद वो उन्हें गले लगाती है। यहाँ पर घर के अंदर जब उसे उनकी जो लड़का होता है उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती तो पूछने लगती है नैना बेटा क्या शादी नहीं की? तो वो कहता है कि माँ शादी तो की थी, लेकिन ऐसे ऐसे लड़के मिल आई और उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। माँ को टॉर्चर किया करती थी तो इसी वजह से हमने उसे तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद अब आराम से रहा करते हैं। अब इस बात को सुनते यहाँ पर जो नैना होती है वह सोचने लगती है और मन ही मन तो सोचती है कि क्यों ना ये मेरी बेटी से शादी कर ले तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो कह नहीं पाती है। लेकिन तभी जो लड़के की माँ होती है वह रेखा की तरफ देखती और कहती है कि आपकी भी तो बच्ची है, आपने अपनी बच्ची की शादी नहीं की। तो वो पूरी बात उसे भी बता देती है कि ऐसे ऐसे बात है। तो तभी यहाँ पर कहती है कि अगर आपका जो ये अच्छा नेचर है इसको हम रिश्तेदारी में बदल दें तो कैसा होगा? तो पूछने लगती है वो कैसे? तो वो कहने लगते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवा दें और हम दोनों समधन हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अकेले हैं, दोनों ही परेशान हैं और एक घर होकर हम लोग आराम से रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। इस बात को सुनकर जो नैना होती है वह कहने लगती है कि क्यों आपके बच्चे की ज़िंदगी खराब करते हो, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो वो कहने लगती है कि क्यों आपकी बच्ची अच्छी नहीं है? तो वो कहती है कि अच्छी तो है लेकिन ऐसे ही मैं सोच रही थी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, अगर आपकी बेटी इस चीज़ के लिए तैयार हो तो हम अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी लड़की से मिल सकती है। जिसकी माँ के अंदर इतने अच्छे संस्कार हो उस बेटी के अंदर कितने अच्छे संस्कार होंगे। ऐसा कहकर वह जब ये बात कहती है तो उसके बाद जो नैना होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी इस बात के लिए हामी भर देती है। लड़का जो होता है उसे भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती, वो भी कहता है जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो सभी लोग गाजियाबाद के उसी घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।